बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 13 मई 2023 है, दिन है जी सैटरडे। हफ्ते का 3-4 रोज़ के बाद आपसे मुखातिब हूँ। रीज़न आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा। मुझे याद है कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी 9 मई को। क्यों याद है? क्योंकि 9 मई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारीख़ है रशिया और उसके एलाइज के लिए। एलाइज से मेरी मुराद है जो वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री थी, उसमें रशिया और उसके जो एलाइज थे उनके लिए दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 मई को रशिया एक्स सोवियत जो स्टेट्स हैं और रशिया के जो एलाइज थे वर्ल्ड वॉर 2 में, वो विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली रशिया के अंदर रेड स्क्वायर के ऊपर जो है वो विक्ट्री डे परेड मुनक्किद की जाती है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों के अंदर होती है। और 9 मई को इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों के अंदर रशिया का विक्ट्री डे, रशिया की विक्ट्री डे परेड थी। तब तक जब तक पाकिस्तान ने रशिया को रिप्लेस नहीं कर लिया, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों के अंदर 9 मई के इम्पॉर्टेंट दिन आ गया पाकिस्तान। उसकी रीज़न आपको मालूम है। 9 मई ब्लैक डे कहा जा रहा है। ब्लैक डे इसलिए कि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, उसकी वजह से इसे ब्लैक डे कहा जा रहा है 9 मई को। और दूसरी रीज़न कि उस गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से मुजाहरे हुए और उन मुजाहरों का, उन मुजाहरीन का जो फोकस था वो कहाँ पर था, आपको मालूम है। फ़ौजी तनसीबात को किस तरह से नुकसान पहुँचा, इस वजह से भी ब्लैक डे 9 मई को कहा जा सकता है। लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हैं। क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 मई को ही हुकूमत की जानिब से अंधा और गूंगा कर दिया गया। पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल ना देख सकते थे, ना हम कुछ बोल सकते थे, ना आपको कुछ दिखा सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि मुजाहिरीन थे या तकरीबकार थे, गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। इवन के जो CCTV फुटेज है वो भी साथ ले गए गिरफ्तार करने वाले। तो अभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है इंटरनेट की बंदिश। अब इंटरनेट को पता नहीं क्यों बंद किया, क्या सोचकर बंद किया। और हुकूमती ज़राए से खबर मैंने पढ़ी थी और उसमें कहा गया कि इंटरनेट तो इसलिए बंद किया गया, सोशल मीडिया पर इसलिए पाबंदी आयद की गई क्योंकि सोशल मीडिया पर होने वाला प्रोपेगेंडा जो है वो रीज़न बना कि बिल्कुल जो है सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी जाए, इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। मैंने तो खैर पहली दफ़ा देखा कि इतने दिन के लिए और इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। और रीज़न भी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों इंटरनेट को बंद किया गया, क्या छुपाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रही थी हुकूमत, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, मैं एक ही बात करूंगा कि इस वक्त जब ब्लॉक्स बन रहे हैं, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो आलमी सियासी मंजरनामा है उसके अंदर किस तरह की तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, किस तरह से ब्लॉक्स बन रहे हैं, ममालिक जो हैं वो उन ब्लॉक्स की साइड्स ले रहे हैं, तो इस वक्त के अंदर मुल्क में ये जो इंटरनल पॉलिटिकल चपकलिश है ये अफोर्ड नहीं करता पाकिस्तान। लेकिन खैर, कहीं ना कहीं ये जो चपकलिश सियासी जमातों के दरमियान पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉक्स वाला जो सीन है वो आपको नज़र आएगा। ब्लॉक्स के को लेकर, टिल्ट को लेकर जो है ये जो सियासी जमातें पाकिस्तान की हैं इनके मौक़िफ़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब फैसला आप खुद कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि जो कुछ हुआ मुल्क के अंदर इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे हम रशिया और यूक्रेन पर। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो पूछ भी रहे थे, कुछ के पास इंटरनेट अवेलेबल था तो उनकी जानिब से कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं। और कुछ व्यूवर्स जो हैं, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन एक तो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है तो उस मुझे लगा कि अभी सही नहीं है कि हम रशिया और यूक्रेन पर बात करें। दूसरा, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके पास इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि फिर साथ ही कंबाइन करके, स्किम स्कैन करके रशिया और यूक्रेन की तमाम जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं वो आपके सामने रख दूँगा। 443वां दिन आज शुरू हो चुका है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। 442वें रोज़ तक की हम बात करेंगे और स्किम स्कैन करके बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। और जो मैंने बात की कि इस वक्त जो आलमी सियासी मंजरनामे के ऊपर जो कुछ चल रहा है तो आपसी चपकलिश जो है वो अफोर्ड नहीं करता पाकिस्तान। खैर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, इस लेवल की जो सियासी चपकलिश है
इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर वो खैर किसी भी वक्त कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं करता है। किसी भी मुल्क के लिए किसी भी वक्त में इस लेवल की जो सियासी चपकलिश है वो नुकसानदेह ही होती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रशिया के लिए भी फिट बैठती है, क्योंकि रशिया के अंदर भी इस डिसाइसिव वक्त के अंदर, इस डिसाइसिव बैटल के अंदर जो इंटरनल क्लैश है, जो इंटरनल लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली बखमुत की जंग के लिए ये इंटरनल लड़ाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप समझ गए होंगे वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन फिर से शुरू हो चुके हैं और 3-4 रोज़ हो गए उन्हें। इन 3-4 रोज़ जो हमारी बात नहीं हुई तो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी, मैं स्किम स्कैन करके चलूंगा। लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी, रशिया ने विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट किया खतरात के बावजूद, थ्रेट्स के बावजूद, ड्रोन हमलों के बावजूद। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भी विक्ट्री डे परेड के अंदर शरीक हुए। थोड़ा सा लिमिटेड था प्रोग्राम, फ्लाई पास्ट नहीं हुआ, कुछ चीज़ें जो हैं असलहा गोला बारूद जो है वो कुछ शॉर्ट था और कुछ इसे इंटरनेशनल मीडिया जो मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया है उसने तो बिल्कुल ही सुकेड़ दिया कि कुछ भी नहीं था, एक टैंक था, फौजी भी नहीं थे और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन आए, उनकी बातों में वो दम भी नहीं था। इस तरह की बातें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर की जाती रहीं विक्ट्री डे परेड को लेकर। और इस दिन से एक रोज़ कबल, 9 मई से एक रोज़ कबल, ये बंदा आपको नज़र आ रहा होगा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया 9 मई से एक दिन कबल। ये पहली मर्तबा था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया कि यूक्रेन अब से 8 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेगा। आपको मालूम है कि उस वक्त यूक्रेन तो होता ही नहीं था ना, सोवियत यूनियन था। और सोवियत यूनियन के अंदर ये जो फौजी आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो 3 फौजी हैं जिन्होंने झंडा लहराया था सोवियत का, ये एक जॉर्जियन है, एक रशियन है और एक यूक्रेनी है। दे वर ऑल द सेम, ये सब एक ही मुल्क था, सोवियत यूनियन था और इन्होंने विक्ट्री के अंदर हिस्सा लिया था, तमाम के तमाम ने, जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं। तो रशिया की जानिब से खैर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस बयान पर और ये जो पलटा मारा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस इम्पॉर्टेंट दिन को लेकर, तो इस पर मारिया ज़खरोवा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है रशिया की, उन्होंने कहा कि देखो जो अपने आबाओ अजदाद को इस तरह से धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है कि आप 9 मई के दिन को 8 मई पर ले गए या फिर 10 मई पर ले जाएं, तो ये जस्टिफाइड बात नहीं है। तो ये किस तरह से रशियंस के लिए एक अच्छा सदर हो सकता है, उन रशियंस के लिए जो कि यूक्रेन के अंदर, डॉनबास के अंदर रहते हैं। मारिया ज़खरोवा ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस इक़दाम पर सख्त स्टेटमेंट जारी की। और 9 मई को यूक्रेन क्या करता रहा, 8 मई को तो खैर विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर लिया यूक्रेन ने अकेले। 9 मई को जो है यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन आ गई यूक्रेन के अंदर, थोड़ा सा ताकि फोकस जो है वो रशिया के विक्ट्री डे से हटकर इधर भी चला जाए, कीव के अंदर भी कुछ खबरें इंटरनेशनल मीडिया को मिल जाएं। तो उर्सुला वॉन डर लियन पहुंच गई यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और उन्होंने आकर यहाँ पर बयान दिया। उर्सुला वॉन डर लियन ने कहा कि रशिया हैज़ ड्रामेटिकली फेल्ड इन यूक्रेन, रशिया जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गया है यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन जो है इसी तरह से कामयाबियां समेटता रहेगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए यूक्रेन जो है वो इसी तरह से कामयाबियां समेटेगा। तो आगे से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बिल्कुल मैं पूरे के पूरे यूरोप के लिए कामयाबियां समेटूंगा, इसलिए आप मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दें। आगे से वो भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी आपको मालूम है कि उनका मुंह खुले का खुला रहता है। और यहाँ पर उर्सुला वॉन डर लियन के दौरे के दौरान भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुंह खुले का खुला था। अब उसको बंद करने की कोशिश की अमेरिका ने 10 मई को अनाउंस किया कि ये लो $1.2 बिलियन की मजीद मदद इमदाद, बहुत बड़ी मदद इमदाद, बहुत बड़ा पैकेज अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए। जिसके बाद एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के पास वो सब कुछ है, हम यूक्रेन को वो सब कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं जो उसे चाहिए अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए, जो उसे चाहिए अपने इलाके रशिया से वापस लेने के लिए, तो वो सब कुछ यूक्रेन के पास है। इन अदर वर्ड्स एंटनी ब्लिंकन कह रहे थे कि बराए मेहरबानी अब अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर दें, वो सरप्राइज़ दिखा दें जो आपके पास है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फाइनली काउंटर ऑफेंसिव से मुतालिक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमें और वक्त दरकार है,
हमें और असलहा गोला बारूद दरकार है अपने काउंटर ऑफेंसिव को स्टार्ट करने से पहले। अब और क्या चाहिए, मिसाइल्स बच गए हैं इनके पास। अगर मिसाइल्स लेने हैं तो मिसाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड, न्यूक्लियर मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा सब कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं यूक्रेन के इत्तेहादी अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक। लेकिन हाँ, एक चीज़ बाकी थी जो कि ऋषि सुनक ने प्रोवाइड कर दी, रशिया की एक और रेड लाइन। मैं कहूँगा कि रशिया दर्जन से ज़्यादा मरतबा कह चुका है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हमारी रेड लाइन हैं। ऐसे मिसाइल्स जिससे यूक्रेन रशिया को डीप इनसाइड टारगेट कर सकता है, अगर वो प्रोवाइड किए गए तो फिर मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ऋषि सुनक की जानिब से मैं आपको बता दूँ, जो मिसाइल प्रोवाइड किया गया है ये आपको नज़र आ रहा होगा, स्टॉर्म शैडो। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज 300 किलोमीटर्स है, यानी कि ये मिसाइल इतना कैपेबल है कि यूक्रेन के अंडर कंट्रोल जो इलाके यूक्रेन के अंदर हैं, उधर बैठे बैठे यूक्रेन क्राइमिया को भी हिट कर सकता है। जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, बॉर्डरिंग रीजन से भी आगे जो रशिया के रीजन्स हैं, उन्हें भी इस मिसाइल के ज़रिए यूक्रेन टारगेट कर सकता है। और यूक्रेन टारगेट करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन ने। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया ऋषि सुनक का, क्योंकि बरतानिया पहला मुल्क बन गया यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करने वाला। टैंक्स के बाद टैंक्स भी सबसे पहले जो चैलेंजर 2 टैंक है वो यूक्रेन को ऋषि सुनक, जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से प्रोवाइड किया गया था। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो भी जर्मनी और अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया था यूक्रेन को कि हम नहीं प्रोवाइड करते तुम्हें, तुम रशिया को टारगेट करोगे। तो अब ऋषि सुनक ने बोल्ड स्टेप लिया। लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि ऋषि सुनक ने पहल की थी टैंक्स को लेकर, तो पीछे लाइन लग गई लेपर्ड 2 की भी, और जो एब्रम M1 टैंक है अमेरिका का, उसकी भी लाइन लग गई। फिर ऋषि सुनक ने कहा था कि मैं आपको तैयारे दूंगा, लड़ाका तैयारे, तो फिर लाइन लग गई जनाब। MiG-29 के तैयारे जो हैं वो तमाम के तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक हैं, उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखना ये है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की इस अनाउंसमेंट के बाद, और प्रोवाइड भी कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि डिलीवर कर दिया गया है ये जो मिसाइल है बरतानिया की जानिब से, ये यूक्रेन पहुंच चुका है। और बहुत ख़तरनाक कहा जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए। रशिया का रद्द-ए-अमल भी इतना ख़ास सामने नहीं आया। रशिया ने, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम बड़ा सख्त किस्म का रिएक्ट करेंगे, इन मिसाइलों का जवाब जो है वो हम पत्थर से देंगे। तो ये रद्द-ए-अमल जो है वो क्रेमलिन की जानिब से सामने आया है, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की जानिब से सामने आया है। और मेरे मुताबिक जो है वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव रद्द-ए-अमल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रेड लाइन्स हैं रशिया की वो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं। और अब तो हद कर दी ना रशिया ने कि बरतानिया की ये रेड लाइन जो है, जो बरतानिया ने क्रॉस की, कि 300 किलोमीटर रेंज वाला लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड कर दिया। और क्रेमलिन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ। जो दिमित्री मेदवेदेव जिस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करते थे, या फिर रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, इतनी रेड लाइन्स जो हैं वो ड्रॉ करने की एक तो ज़रूरत नहीं थी। अगर रेड लाइन्स ड्रॉ की हैं तो फिर अगर कोई उन्हें क्रॉस कर रहा है तो उसे गर्दन से पकड़ना चाहिए रशिया को। लेकिन रशिया जो है वो गर्दन से नहीं पकड़ रहा है। इवन कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी तक यूक्रेन की जानिब से भी कन्फ्यूजन है कि हाँ स्टार्ट हुआ नहीं स्टार्ट हुआ। आधे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि स्टार्ट हो गया, आधे कह रहे हैं कि नहीं अभी थोड़े दिन लगेंगे। यूक्रेन के सदर जो हैं इन्होंने भी 10-11 मई को कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा असलहा मुझे मज़ीद चाहिए। लेकिन ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड किया गया है, शायद इसी का इंतज़ार यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे थे। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर। रशिया के 3 जो रीजन्स हैं, जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। बेलगोरोद रीजन, कुर्स्क रीजन, ब्रियांस्क रीजन के अंदर इन 3-4 रोज़ के दौरान बहुत ज़्यादा हमले यूक्रेन के जो हैं वो रिपोर्ट हुए। क्राइमिया के अंदर भी हमले रिपोर्ट हुए, और मैदान जंग के अंदर भी वही पंजा आजमाई, वही रस्साकशी, यहाँ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और वहाँ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लेकिन फोकस कहाँ है? फोकस है, आज भी फोकस है बखमुत के अंदर। बखमुत की डिसाइसिव बैटल को लेकर येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी, आपको याद है मैंने आपके साथ शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि हम 2 किलोमीटर्स पीछे हैं बखमुत से, 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर। उन्होंने कहा था
कि हम आगे निकले तो बखमुत पूरे का पूरा फतह हो जाएगा। ये बयान उनका तब सामने आया था जब उन्होंने 2-3 दिन एहतजाज किया था कि मैं निकल जाऊंगा, मैं 10 मई को खाली कर दूंगा, मैं बखमुत लड़ना छोड़ दूंगा, चेचन्स मेरी जगह ले लें वगैरह वगैरह। इसके बाद वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा था कि 2.5 किलोमीटर्स उन्होंने कहा था कि मैं बखमुत से पीछे हूँ और मैं बखमुत को कंट्रोल कर लूँगा और मुझे रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से अब असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी येवगेनी प्रिगोजिन की एक और स्टेटमेंट सामने आई। इसने कहा कि असलहा गोला बारूद जो है वो 10 गुने कम प्रोवाइड किया जा रहा है। दोबारा से वही बातें येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से स्टार्ट कर दी गई, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को लेकर, रशिया के फौजियों को लेकर। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से इन 3-4 रोज़ के दरमियान 3-4 मैसेजेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि मैं छोड़ दूंगा, रशिया हार जाएगा, ये ग्लोबल जो है वो झटका लगेगा रशिया को अगर वागनर्स पीछे हट जाएंगे। आज येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से क्या वीडियो बयान सामने आया। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि जो रशिया के फौजी हैं वो बखमुत से भाग खड़े हुए हैं, पीछे हट गए हैं बखमुत से, और मेरे जो फाइटर्स हैं वो डटे हुए हैं। अगर इसी तरह से रशिया के फौजी मैदान छोड़ कर भागते रहे तो फिर हम आपको बता दें कि हम अकेले बखमुत को फतह नहीं कर सकते। यूक्रेन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई और यूक्रेन ने कहा कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन झूठ बोल रहे हैं। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से जो बयान सामने आया वो गलत है, ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि पहले भागने वाले वागनर के फाइटर्स थे, रशिया के जो फौजी हैं वो डट कर मुकाबला कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के फाइटर्स जो हैं वो भाग खड़े हुए। खैर अब सच क्या है, ना यूक्रेन की बात पर यकीन किया जा सकता है, ना येवगेनी प्रिगोजिन जो है जिस तरह की स्टेटमेंट्स और जितनी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मूड बदलते हैं गिरगिट की तरह, तो उनकी स्टेटमेंट पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि बखमुत के अंदर जो डिसाइसिव बैटल है उसको लेकर कुछ सेटबैक्स तो हैं। रशिया की फोर्सेस पीछे हटी या फिर वागनर के फाइटर्स पीछे हटे, पीछे तो हटे क्योंकि यूक्रेन जो है वो चंद किलोमीटर्स कहा जा रहा है कि आगे की जानिब बढ़ा है बखमुत के अंदर। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस दावे को डिनाई किया और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं बखमुत के अंदर, बखमुत की बैटल जारी है। लेकिन जो आपका फौजी बैठा हुआ है बखमुत के अंदर, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, वो जिस तरह की बातें सुना रहा है, जिस तरह की रामलीला जो है वो उसकी जानिब से सुनाई जाती है, तो आपकी स्टेटमेंट या आपके डिनायल पर कोई भी एतबार नहीं करेगा जब तक आपके अपने फौजी के मुंह से इस तरह की बातें निकलती रहेंगी और जब तक आप इसका इलाज नहीं करेंगे। और कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैज़ हैड इनफ, उनको बहुत हो गया, वो नाक तक आ गए और वो अब इलाज करना चाहते हैं येवगेनी प्रिगोजिन का। और इलाज किस तरह से करेंगे, क्या चेचन्स रिप्लेस कर लेंगे वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर के फाइटर्स को, या फिर कोई और तरीका व्लादिमीर पुतिन के पास है वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के जो ढीले पेंच हैं उन्हें कसने का कोई और तरीका है, तो वो आने वाले चंद दिनों में या फिर आने वाले चंद घंटों में भी वाज़ेह हो सकता है। एक बड़ी जंग स्टार्ट होने का ख़तरा भी है इस काउंटर ऑफेंसिव के साथ, और अब जो है एक सालस जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त में अगर कोई सालसी ना की गई तो ये जंग एक बड़ी जंग में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि रशिया के पास जो है अब बड़े हथियार इस्तेमाल करने का ऑप्शन साफ साफ नज़र आ रहा है। जिस तरह के इकदामात यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से उठाए जा रहे हैं, इंतहाई इकदामात इस जंग को बड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के इत्तेहादी, तो बड़ी जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और बखमुत के अंदर जो डिसाइसिव बैटल है उसके बाद भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, तो इसको रुकवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि दोनों जीत सकती हैं, इसलिए बातचीत के कोई चांसेस दूर दूर तक यूनाइटेड नेशंस के चीफ को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चाइना को अभी भी नज़र आ रहा है कि वो किरदार अदा कर सकता है। चाइना की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि हमने अपना एक नुमाइंदा निकाल दिया और ये नुमाइंदा जाएगा किन किन ममालिक में आपको बता दूं, ये यूक्रेन जाएगा, पोलैंड जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, रशिया ये जाएगा, विज़िट करेगा। रशिया की जानिब से कहा गया, दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमें इस तरह की कोई बात नहीं मालूम कि कोई चाइना का नुमाइंदा आ रहा है या फिर वो किस हवाले से बात करेगा। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि हमारा जो नुमाइंदा है वो निकल चुका है और वो इन ममालिक का दौरा करेगा और इस जंग को ख़त्म करने के लिए चाइना कमिटेड है, चाइना किरदार अदा करेगा। इस जंग को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से पहले चाइना इसे बातचीत की टेबल पर ले आएगा। अब चाइना कितना ज़्यादा कामयाब होता है नज़र रखेंगे अब तवातर के साथ। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो भी हल हो जाएं
और जिस तरह की ये जो सियासी चपकलिश है ये बातचीत की टेबल पर बैठकर हल हो सकती है तो वेल एंड गुड है, वरना जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक जो सोल्यूशन है वो आम इंतखाबात हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल जो है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है कि अवाम पर फैसला छोड़ दें और फिर आगे जो है मुल्क को उसका जो निज़ाम है वो चलने दें। हम नज़र रखेंगे इन चीज़ों पर, अगर बशर्ते सेहत व ज़िंदगी और बशर्ते इंटरनेट फैसिलिटी जो है, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।